नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पवन शर्मा जीटीसी आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का विषय बिंदु है, केंद्र बिंदु है, जो वर्तमान में जिज्ञासा का बड़ा केंद्र बिंदु है। आंदोलन आंदोलन क्या होता है, कैसे संगठित होता है और कैसे कार्य करता है और इसके अवदान क्या है, इत्यादि बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। और वर्तमान में देखें कि न सिर्फ किसान आंदोलन चल रहा है, बल्कि चौरी चौरा कांड जो असहयोग आंदोलन का एक बड़ा पड़ाव था, उस शताब्दी वर्ष समारोह मनाया जा रहा है। गांधी जी की पुण्यतिथि थी, गणतंत्र दिवस मनाया। तो कुल मिला के परिदृश्य ऐसा है जहां आंदोलन कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे सम्मुख है। आइए सामाजिक आंदोलनों की चर्चा करते हैं कि सामाजिक आंदोलन होता क्या है। सामाजिक आंदोलन किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक सामूहिक प्रयास होता है, और यह उद्देश्य दो तरह का हो सकता है। जैसे आप देखिए, झारखंड या तेलंगाना राज्य की नए राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए भी था, और वर्तमान में जो आंदोलन चल रहा है वो किसान आंदोलन जो चल रहा है वर्तमान में, वो जो नए कानून आए हैं उनको रोकने के लिए है। अर्थात हम कह सकते हैं किसी परिवर्तन के लिए या किसी हो रहे परिवर्तन को रोकने के लिए लोगों का एक संगठित सामूहिक प्रयास जो होता है वो सामाजिक आंदोलन का कहा जाता है। किंतु कुछ लोग इसका आशय भीड़ से भी लगाते हैं, जबकि भीड़ और सामाजिक आंदोलन में बहुत अंतर होता है। ठीक है, भीड़ का कोई सामूहिक पहचान नहीं होती, जबकि सामाजिक आंदोलनों की एक सामूहिक पहचान होती है, एक संगठन होता है। जबकि भीड़ असंगठित होती है, वो ध्यान के किसी केंद्र बिंदु पर एकत्रित होती है और फिर उसका अस्तित्व तो समाप्त हो जाता है। जबकि सामाजिक आंदोलन किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर के एक संगठित प्रयास होता है। और दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि सामाजिक आंदोलन एक सतत सामूहिक प्रयास है, जिसमें किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रयास किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि सभी आंदोलन सफल ही होते हैं, कुछ असफल भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्रति आंदोलन या उनमें कभी कभी विघटन आ जाता है। ऐसा नहीं होता कि सभी आंदोलन सफल हों या सभी आंदोलन विध्वंसक हों, उनमें सृजन की भी अनेक संभावनाएं बनी रहती हैं। और ये बहुत कुछ निर्भर करता है उस आंदोलन की विचारधारा पर, संगठन पर और नेतृत्व पर। तो अगर हम देखें कि आंदोलन जन्म कैसे लेता है, तो उसका सबसे पहला बिंदु आता है असंतोष। असंतोष होता है किसी जो परिस्थितियां होती हैं उनमें कुछ न कुछ ऐसे तत्व होते हैं, कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं या दशाएं होती हैं जो लोगों को असंतुष्ट करती हैं वर्तमान दशाओं से। और उन दशाओं से वो जब असंतुष्ट होते हैं, एक असंतुष्ट होता है, दो, फिर धीरे धीरे वो एक विचारधारा का रूप ले लेते हैं। और वही विचारधारा धीरे धीरे आपस में एक संगठन बना लेती है कि कौन आगे आएगा, कौन अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करेगा। संगठन में जो पद होते हैं, किसी को प्रवक्ता होता है, कोई अध्यक्ष होता है, पद, तो वो पद जो होते हैं वो मूलतः लोगों की योग्यता, क्षमता और आंदोलन के प्रति वचनबद्धता पर आधारित होते हैं। जो जितना कमिटेड होता है और जिस तरह का उसका बिहेव होता है, उसके अकॉर्डिंगली उसको पद दे दिया जाता है। और तीसरा पॉइंट संगठन हो गया। चौथा पॉइंट जो है हमारा, वो नेतृत्व है। नेतृत्व एक बड़ा महत्वपूर्ण का होता है किसी भी आंदोलन के संदर्भ में। हम देखें तो अगर नेतृत्व तानाशाही वाला भी हो सकता है, जनतांत्रिक भी हो सकता है या करिश्माई भी हो सकता है। तो नेतृत्व अगर करिश्माई है तो खुद ब खुद लोग आंदोलन से जुड़ जाते हैं। इसका उदाहरण गांधी जी का आंदोलन था। गांधी जी के आंदोलन से लोग स्वतः जुड़ते गए और आंदोलन ऊंचाइयों पर पहुंचा, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो या अन्य आंदोलन हो। तो प्रत्येक आंदोलन का जो सबसे महत्वपूर्ण होती है वो विचारधारा, नेतृत्व, असंतोष से उपजी जो परिस्थितियां होती हैं उसमें एक सामूहिक लक्ष्य को लेकर सब लोग सतत रूप से प्रयास करते हैं। सामूहिक लक्ष्य होता है और सामूहिक प्रयास भी। कोई अकेला व्यक्ति इस सामाजिक आंदोलन के लिए उत्तरदायी नहीं होता, उसके साथ एक समूह होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामाजिक आंदोलन की अगर विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले है असंतोष। असंतोष एक बड़ा बिंदु है ही। फिर सामूहिक क्रिया का स्थान होता है। मतलब सामाजिक आंदोलन में कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि सभी लोग मिलकर प्रयास करते हैं। सामूहिक लक्ष्य होता है। आंदोलन शांतिपूर्ण या हिंसात्मक कुछ भी हो सकता है, अहिंसात्मक हो सकता है या हिंसात्मक हो सकता है। अगर ये बहुत कुछ उस विचारधारा पर निर्भर करता है, उस नेतृत्व और संगठन पर निर्भर करता है कि वो अपने लक्ष्य को किस तरह से प्राप्त करना चाहते हैं, हिंसात्मक रूप से या अहिंसात्मक रूप से। और इसका जो जन्म होता है, इसकी जो उम्र होती है वो अनिश्चित होती है।
पूरी तरह अनिश्चित होती। क्यों? क्योंकि जब भी कोई सामाजिक आंदोलन संगठित होता है और मूर्त रूप ग्रहण करता है तो उसका प्रति आंदोलन भी आता है। जैसे अभी वर्तमान में चल रहे किसान आंदोलन को देखें, तो इस कानून को बदलने के लिए जो आंदोलन बदलवाने के लिए जो या रद्द करने के लिए जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, इसके विपरीत भी कुछ लोग हैं जिन्होंने कानूनों को समर्थन के लिए भी प्रयास किया, के समर्थन में भी आंदोलन किया था, लेकिन वो कुछ ही दिन हुआ। और जो लोगों ने समर्थन में आंदोलन किया वो प्रति आंदोलन कहलाता है। और प्रति आंदोलन जो होता है, अगर आंदोलन से ज़्यादा मजबूत होता है तो वो आंदोलन वहीं समाप्त हो जाता है। या सामाजिक आंदोलन जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करके समाप्त होता है, या ये भी हो सकता है कि उस आंदोलन में बीच में विघटन आ जाए, कोई कोई ऐसी समस्या आ जाए, वो आंदोलन बिखर जाए, तब वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से भी पहले समाप्त हो जाता है। और ऐसा लोग समझते हैं, कुछ लोगों के अपने नज़रिए होते हैं कि आंदोलन विध्वंसक होता है। ऐसा कदापि नहीं है। सामाजिक आंदोलन अनेक मामलों में सृजनकारी होता है। चाहे हमारे भारत के संदर्भ में देखें, 19वीं सदी में जो सुधार आंदोलन चले थे, उन सब में छुआछूत, जो अमानवीय पक्ष थे, उनको दूर करने के लिए प्रयास किए गए। तो सामाजिक आंदोलन सिर्फ विध्वंसक नहीं होता, उसमें सृजन की अनेक सृजनात्मक भी होता है। और सामाजिक आंदोलनों के उद्देश्य विविधपूर्ण होते। कोई जैसे चिपको आंदोलन रहा उत्तराखंड का, तो उसमें पेड़ों के यानी पर्यावरण के संरक्षण के लिए लोगों ने प्रयास किया। ठीक है, तो इसी तरह महिलाओं द्वारा भी अपने समानता के अधिकार या अन्य विशेष अधिकारों की प्राप्ति के लिए भी आंदोलन चलाए जाते हैं। छात्रों द्वारा और विभिन्न संगठनों समूहों द्वारा अनेक तरह के सामाजिक आंदोलन चलाए जाते हैं। इसलिए इनको किसी विशेष प्रकार में बांटने में, यही वर्गीकरण करने में बहुत दिक्कत होती है। तो कुल मिला के है कि जो सामाजिक आंदोलन होता है उसके उद्देश्य विविधतापूर्ण होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक आंदोलनों के प्रकार। सामाजिक आंदोलनों को प्रकार को लेकर के जो भी अनेक हमारे विद्वान हैं, उनके अलग अलग मत हैं। किसी ने 3, किसी ने 4, किसी ने 5 बताया। अगर हम देखें, भारत में एम.एस. राव का एक वर्गीकरण है जिसमें उन्होंने सुधारवादी, रूपांतकारी और क्रांतिकारी 3 रूपों में वर्गीकृत किया है। यानी समाज में जो आंदोलन चलते हैं, मोटे मोटे तौर पर 3 रूपों में, 3 भागों में इन्होंने विभक्त किया है, बांटा है। पहला है सुधारवादी, दूसरा है रूपांतकारी, तीसरा क्रांतिकारी। अब सुधारवादी आंदोलन क्या होते हैं? जो पूरी संरचना को बदलना नहीं चाहते, बल्कि उसके कुछ आंशिक पक्षों में परिवर्तन चाहते हैं। इसका उदाहरण सबसे बड़ा अगर आप देखें, मध्यकाल में हमारे यहाँ जो आंदोलन हुए थे, चाहे ब्रह्म समाज, देव समाज, जो भी संस्थाएं रहे, जो सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा इत्यादि कुरीतियों और कर्मकांडों के कोई उन्मूलन के लिए प्रयास हुए थे। ये पूरी सामाजिक व्यवस्था को बदलने के कतई प्रयास में नहीं थे। इनका बस यही लक्ष्य था कि जो ये समस्याएं हैं, जो ये कुरीतियां हैं, जो ये मानवीय पक्ष हैं, हम इनका निराकरण कर सकें। तथा दूसरा होता है रूपांतकारी। रूपांतकारी क्या करता है? पूरी शक्ति संरचना में परिवर्तन के लिए प्रयास होता है। तीसरा आंदोलन इन्होंने बताया क्रांतिकारी आंदोलन होता है। यह क्रांतिकारी आंदोलन किसी विशेष उद्देश्य में क्या करता है कि आमूलचूल परिवर्तन का पक्षधर होता है। एक क्रांति के माध्यम से पूरी व्यवस्था को बदल डालने का प्रयास करता है। चाहे वो इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति को लेकर देख सकते हैं, या फ्रांस की क्रांति को देख सकते हैं। ये दोनों ही क्रांतियाँ, जो भी दोनों सामाजिक आंदोलन थे, वो क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत रखे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक आंदोलन के वर्तमान परिदृश्य में अगर हम देखें तो एक आंदोलन बड़ा चर्चित है जिसका शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, चौरी चौरा कांड का। और फरवरी में उसके लिए, अब इसी फरवरी में विविध कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं पूरे देश में। तो वो जो चौरी चौरा कांड था, वो असहयोग आंदोलन का एक पड़ाव था, जहाँ से असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने स्थगित कर दिया। अपने उद्देश्य की प्राप्ति से पहले ही स्थगित कर दिया। इस आंदोलन की चर्चा के माध्यम से हम अब इस आंदोलन को पूर्ण करेंगे, समाप्त करेंगे। तो असहयोग आंदोलन जो 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था, महात्मा गांधी इसके नेतृत्व करता थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इस आंदोलन को संगठित किया था और उसका नेतृत्व किया था। इस आंदोलन, कोई भी देखिए आंदोलन अचानक से नहीं उभरता, उसके पीछे कुछ न कुछ परिस्थितियाँ, कुछ न कुछ कारण होते हैं। असंतोष तो स्वाभाविक रूप से बड़ा फैक्टर होता है हमेशा से ही। तो अगर हम भारत में 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हुए असहयोग आंदोलन की चर्चा करें, तो कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जिन्होंने इस असहयोग आंदोलन को जन्म दिया। महात्मा गांधी 1915 से भारतीय राजनीति में थे, अफ्रीका से लौट आए थे। तो उस दरमियान उन्होंने जो है अंग्रेज सरकार का सपोर्ट किया, समर्थन किया, सहयोग किया प्रथम विश्व युद्ध में।
तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद की जो स्थिति हुई, बेरोजगारी, बेकारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, वो दूसरी बात, हम महात्मा गांधी और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के जो उस समय के नेता थे, वो जो अपेक्षाएं उनकी थी भारत शासन अधिनियम 1919 से कि सरकार हमारे लिए कुछ बेहतर करेगी, वो चीज़ नहीं मिली उन्हें। तो ये दो बड़े फैक्टर थे जिन्होंने एक आधार तैयार किया इस आंदोलन के लिए, और इसी आधार में बिखरा हुआ जो परिवार था स्वतंत्रता संघर्ष का, गरम दल नरम दल में बटा कांग्रेस जो था, और मुस्लिम लीग के रूप में जो सांप्रदायिक विभाजन हो गया था, उस विभाजन को समाप्त करके 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ सभी इन गुटों में, तो उससे भी ताकत मिली महात्मा गांधी को और इन नेताओं को कि एक बेहतर आंदोलन चलाया जाए, जिससे हम अंग्रेजी हुकूमत से अपने लाभ के लिए कुछ अधिक से अधिक रियायतें, सुविधाएं या स्वराज की प्राप्ति कर सकें। इसी दरमियान दो तात्कालिक ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने इस आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। वो सबसे पहली घटना थी रॉलेट एक्ट का लागू होना। रॉलेट एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि किसी भी व्यक्ति को वो गिरफ्तार कर सकती थी, जिसके और मुकदमा चला सकती थी, उस पर वो व्यक्ति प्रतिरोध नहीं कर सकता था, किसी तरह से विरोध नहीं कर सकता था। यह ऐसा कानून था जिसे ना बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहते हैं, जेल भेज देती थी। तो इसके विरोध में गांधी जी ने 30 मार्च, ये 18 मार्च 1919 को लागू हुआ था, 30 मार्च 1919 के लिए गांधी जी ने एक तिथि निर्धारित की थी कि इस दिन से हम इसके विरोध में पूरे देश में व्यापक आंदोलन छेड़ेंगे, ताकि सरकार को इसको वापस लेना पड़े, निरस्त करना पड़े। और कुछ ऐसी स्थितियां सृजित हुई जिनमें महात्मा गांधी जी ने 30 मार्च की जगह 6 अप्रैल की तिथि निर्धारित कर दी। अब 6 अप्रैल की जब तिथि निर्धारित कर दी, किंतु अब जनता तो मानने वाली नहीं थी। आंदोलन स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया, धीरे धीरे जहां जैसे हो सकता था लोग विरोध करने लगे। और 13 अप्रैल 1919 की एक घटना है जब डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग नामक स्थान पर एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी, और ब्रिटिश हुकूमत के हुक्मरानों ने, शासकों ने क्या किया कि अंधाधुंध गोलीबारी करके बहुत सारे लोगों की, हजारों से ज़्यादा संख्या में लोगों की निर्मम हत्या कर दी। उनका ऐसी कोई भूमिका नहीं थी कि वहाँ गोली चले, लेकिन तो ऐसी घटना घटी, अकारण अनायास उनको जब मारा गया तो स्वाभाविक रूप से लोगों में बहुत क्षोभ आया। तो इस घटना ने, जलियांवाला बाग हत्याकांड ने महात्मा गांधी को आंदोलन चलाने के लिए विवश किया। ये कारण थे, ये परिस्थितियां थी जिन्होंने असहयोग आंदोलन को जन्म दिया। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत को सूचित किया कि 1 अगस्त 1920 से हम आंदोलन प्रारंभ कर देंगे, और आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। तो उन्होंने, उस दिन क्या हुआ 1 अगस्त 1920 को कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई, और जब तिलक की मृत्यु हो गई तो भी महात्मा गांधी डिगे नहीं, डिग रहे, और उन्होंने अपनी उनको जो पदक मिले थे उन पदकों को वापस करके, चाहे वो जुलू पदक हो, वॉर युद्ध पदक हो, या कैसर हिंद की जो उपाधियाँ थी, ये तीनों वापस करके जो है आंदोलन का श्रीगणेश कर दिया, शुभारंभ कर दिया। आंदोलन का शुभारंभ जब इन्होंने कर दिया, इस आंदोलन में उन्होंने जनता से कहा कि आप सरकार के किसी भी कानून को मत मानिए, जितने भी कानून हैं सबका उल्लंघन कीजिए। इस तरह से उन्होंने क्या किया कि इस आंदोलन को उन्होंने शांतिपूर्ण तख्ता पलट की संज्ञा दी। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तख्ता पलट की संज्ञा दी और कहा कि जनता अगर हमारे बताए गए प्रस्तावों पर अमल लाएगी, कार्य करेगी, तो निसंदेह 1 वर्ष के भीतर ही हम स्वराज प्राप्त कर लेंगे। बात आगे बढ़ी तो महात्मा गांधी ने जनता के सामने 2 तरह का प्रस्ताव रखा, एक नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक। नकारात्मक के अंतर्गत उन्होंने कहा कि जनता सभी सरकारी पदों से सब का त्याग कर दे, जितनी उपाधियां लोगों के पास है वो उसका परित्याग कर दें, और जो भी संस्थाएं हैं, चाहे शैक्षणिक संस्थाएं हों, चाहे न्यायालय हों, चाहे अन्य जो भी समारोह हैं, शैक्षणिक संस्थाएं, उनका बहिष्कार करें और समारोह का भी बहिष्कार करें। इसके विरोध में युवाओं ने सरकारी विद्यालय छोड़ दिए, लोगों ने वकालत छोड़ दी, और प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन जब हुआ तो भी जो समारोह था उन समारोह का भी बहिष्कार हुआ। जन भागीदारी इस आंदोलन में अच्छी हुई। पहली बार एक ऐसा आंदोलन संगठित हुआ भारत में जिसमें सभी वर्गों के लोग एकत्रित हुए, और इसके लिए महात्मा गांधी ने बहुत दूरदर्शिता से, बहुत चतुराईपूर्ण ढंग से कार्य किया था। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इस जो
नकारात्मक कदम थे, प्रस्ताव थे, उसके विपरीत उन्होंने कुछ सकारात्मक भी चीज़ें लाई, लोगों के सम्मुख रखी और कहा कि हम जो भी ब्रिटिश चीज़ें हैं उनका बहिष्कार करेंगे। तो स्वाभाविक है कि हम जो बहिष्कार कर देंगे तो उनके स्थान पे कुछ न कुछ तो चीज़ें चाहिए जीवन यापन के लिए। तो उन्होंने कहा स्वदेशी अपनाएंगे, हर चीज़ स्वतः यथासंभव बनाएंगे और साथ ही साथ स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई इसी काल में। चाहे गुजरात विद्यापीठ हो, चाहे काशी विद्यापीठ हो वाराणसी का, जामिया मिलिया जो पहले अलीगढ़ में था बाद में दिल्ली चला गया, उसकी स्थापना हुई। और जब कोर्ट्स का बहिष्कार हुआ न्यायालयों का, तो पंचायती न्यायालयों की स्थापना हुई। पूरे भारत में लोग आपसी विवाद को अपने ढंग से निपटाने पर तत्पर हुए, प्रयासरत हुए। और आंदोलन के लिए जो जनाधार बनाने का काम था, उन्होंने, गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के माध्यम से, मद्य निषेध के माध्यम से और छुआछूत के माध्यम, ये तीन इनके जो रचनात्मक कार्यक्रम थे, इन कार्यक्रमों के माध्यम से जन समर्थन जुटाया, रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जोड़ा और आंदोलन को गति दी। इस आंदोलन की चर्चा में कांग्रेस के दो विशेष अधिवेशनों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। आइए उनको भी समझ लेते हैं। एक पहला जो है, जब 1 अगस्त 1920 से आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो पहला आंदोलन सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुआ था। और यह आंदोलन एक विशेष स्थान रखता है प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, क्योंकि जो हमारे अंग्रेजों से संघर्ष, स्वतंत्रता संघर्ष था, उसमें एक त्रिगुट था। एक गरम दल था, उस गरम दल में 3 लोग थे, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इन तीनों महान विभूतियों में से मात्र एक व्यक्ति ऐसे रहे, लाला लाजपत राय जी, जिनको कांग्रेस की अध्यक्षता का सुअवसर या सौभाग्य मिला था। वो था कलकत्ता का विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 को में आयोजित। बाल गंगाधर तिलक को भी ये सौभाग्य नहीं मिला और बिपिन चंद्र पाल को भी कभी अध्यक्ष बनने का मौका नहीं मिला। जो भी परिस्थितियां रहीं वो अपनी जगह है, ठीक है। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने अपने प्रस्ताव को रखा। विरोध में एनी बेसेंट थे, मदन मोहन मालवीय थे और सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, बहुत सारे लोग थे, चित्तरंजन दास थे। फिर भी मोतीलाल नेहरू और अली बंधुओं के सहयोग से ये प्रस्ताव पारित हुआ और ये समय दिया गया कि ठीक है, अगले आंदोलन जो हमारा वार्षिक सम्मेलन होता है वहाँ तक हम देखेंगे और आंदोलन को आप बढ़ाइए, हम सभी आपके साथ हैं। फिर कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ नागपुर में दिसंबर 1920 में, जिसकी अध्यक्षता वी राघवाचारी की थी। इस आंदोलन में गांधी जी ने आंदोलन की पृष्ठभूमि को और विस्तृत किया। इस आंदोलन के माध्यम से गांधी जी ने कांग्रेस का, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है कि कांग्रेस का जो संविधान संशोधन किया यहाँ पर, और संविधान के संशोधन करके कांग्रेस को जनता के लिए खोल दिया, आम आदमी के लिए खोल दिया। इससे पहले अगर आप देखें, जब बीएचयू की स्थापना समारोह में महात्मा गांधी जी गए थे तो वहाँ कांग्रेस की इन्होंने आलोचना की थी और कहा था कि मतलब जनता सबके लिए खोलना चाहिए दरवाज़ा, उससे पहले सबके लिए दरवाज़ा नहीं खुला था। तो यहाँ कांग्रेस के जो संविधान में संशोधन किया गया वो ये था कि 25 पैसे शुल्क के साथ सभी वयस्कों को कांग्रेस की सदस्यता प्रदान की जाएगी। जिला, प्रांत एवं तालुका स्तर पर कांग्रेस कार्य समितियाँ गठित की जाएंगी, प्रांतीय स्तर पर भी समितियां बनाई जाएंगी और 300 सदस्यीय एक कांग्रेस कार्य समिति बनाई जाएगी, ठीक है। इस तरह से कांग्रेस के संविधान के में जो संशोधन किया, इससे एक व्यापक आधार तैयार हुआ, क्योंकि सभी वयस्कों के लिए जब कांग्रेस के दरवाजे खुल गए, उस समय कांग्रेस ही आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा मंच था, तो व्यापकता बढ़ी, आंदोलन से लोगों का जुड़ाव बढ़ा। साथ ही साथ महात्मा गांधी ने इस अधिवेशन में जो अपने रचनात्मक कार्यक्रम थे, छुआछूत विरोधी और कताई बुनाई, लोगों की आत्मनिर्भरता के लिए, उन सबको भी यहाँ पर स्थान दिया। साथ ही साथ जो हमारे क्षेत्रीय रजवाड़े थे, उनकी समस्याओं पर विचार करके उनको भी अपने से जोड़ा और व्यापकता दी। पहला ऐसा आंदोलन बनाया इस आंदोलन को जिसमें सभी वर्ग, सभी जात धर्म के लोग जुड़ पड़े थे। आइए आगे बढ़ते हैं। इसका जो सामाजिक परिणाम अगर हम देखें तो सामाजिक परिणाम में सबसे बड़ा है कि पूरे भारत ने पहली बार ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है बगावती तेवर दिखाया और आंदोलनों तक सबकी हिस्सेदारी बनी। पूरे भारत तक ब्रिटिश विरोधी मानसिकता का प्रचार प्रसार हुआ और जन भागीदारी भी सबसे ज़्यादा हुई इस आंदोलन में, पहली दफ़ा, पहली बार। और ये अगर इस चीज़ को समझना हो तो आप समझे कि छात्र भी थे, महिलाएं भी थी,
मजदूर भी थे, किसान भी थे, सभी वर्गों के लोग इस आंदोलन में जुड़े थे। दूसरा, सांप्रदायिक फूट का हमेशा से ही अंग्रेज फायदा उठाया करते थे, तो सांप्रदायिक एकता भी इस समय अपने बहुत अच्छे रूप में थी। और इसका एक उदाहरण भी अगर आप देखें कि जो स्वामी श्रद्धानंद थे, उन्होंने जामा मस्जिद से उद्बोधन किया था, अभिभाषण किया था, और जो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है उसकी चाबियां सैफुद्दीन किचलू को जो है सिखों ने सौंपी थी। तो एक बड़े, ये दो बड़े माइलस्टोन है इस आंदोलन के, कि जो सांप्रदायिक एकता स्थापित हुई अंग्रेजों से लड़ने के लिए, वो बहुत बेहतर थी। साथ ही साथ इस पीरियड में इसका एक परिणाम हुआ कि हम जो ब्रिटिश चीज़ों का बहिष्कार करने में की जो मानसिकता है वो बहुत बेहतर रूप से विकसित हुई और फैली। साथ ही साथ स्वदेशी का भी विकास हुआ, स्वदेशी शिक्षण संस्थाएं स्थापित हुई। ठीक है, ग्रामीण पुनर्निर्माण को बल मिला। ग्रामीण पुनर्निर्माण के बल मिला, इसके अंतर्गत हम देखें तो जो है वहाँ जो भी छुआछूत वगैरह था उसको रोका गया। चरखा, गांधी और खादी तकली आदि का प्रचार प्रसार हुआ। पंचायती न्यायालय स्थापित हुए। शराबबंदी का बहिष्कार के अंतर्गत आप देख सकते, शराबबंदी से भी जनता को बहुत लाभ हुआ, साथ और ब्रिटिश हुकूमत को भी बहुत नुकसान हुआ। तो व्यापारियों की अगर भागीदारी की बात करें तो जो 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए थे इस आंदोलन को चलाने के लिए 1 अगस्त 1920 से पहले छमाही में, उसमें 37.5 लाख रुपए तो सिर्फ मुंबई के व्यापारियों ने दिया था। तो व्यापारियों की भी इसमें बड़ी भागीदारी थी, छात्रों की भी बड़ी भागीदारी थी। उस समय की जो रिपोर्ट्स हैं अगर आप उनमें देखें तो महाविद्यालयों से छात्रों ने परित्याग किया था, जबकि विद्यालय नहीं छोड़े गए थे। ठीक है, तो कहीं न कहीं युवा शक्ति भी इस आंदोलन में संलग्न रही अपनी पूरे जोश और खरोश के साथ। यह आंदोलन अपनी गति से चल रहा था, किंतु 4 फरवरी 1922 को एक घटना घटी। चौरी चौरा जो गोरखपुर जिले में पाया जाता है, एक जगह है, वहाँ पर आंदोलनकारी शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे, तो पुलिसों ने लाठीचार्ज कर दिया, पुलिस वालों ने। तो उसके विरोध में भीड़ आक्रोशित हो गई, क्रुद्ध हो गई, और 21 सिपाहियों और एक इंस्पेक्टर को या दरोगा को बंद करके आग लगा दी, और वो 22 के 22 जल के मर गए। गांधी जी चूंकि साध्य साधन की पवित्रता पर बड़ा जोर कसते थे, बड़ा जोर देते थे, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो लक्ष्य था, हमारा जो प्रयास था, वो शांतिपूर्ण संघर्ष का था, हिंसक नहीं था। और इस हिंसा से वो बहुत दुखी हुए, और इस हिंसा से जब वो दुखी हुए तो उन्होंने 12 फरवरी को 1922 को बारदौली में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में इस आंदोलन के स्थगित करने की घोषणा कर दी, और पूरे देशवासियों से कहा कि आप आंदोलन करना बंद कर दीजिए। इस आंदोलन की बड़ी प्रतिक्रिया भी हुई, खासकर मोतीलाल नेहरू ने कहा कि अगर मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि ने प्रतिक्रिया दी कि मतलब सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि जब आंदोलन अपने ऊंचाइयों पर था तब आंदोलन को वापस लेना किसी विपत्ति से कम नहीं है। तो इस तरह से हम सामाजिक, ये चौरी चौरा कांड की पूरी कहानी है, और सामाजिक आंदोलन का एक अच्छा उदाहरण था सहयोग आंदोलन, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे थे। आज के लिए बस इतना ही, ये मेरा पहला कार्यक्रम है, और आप सभी से निवेदन है कि आप लोग स्वयं देखें, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।